हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। आज से दोस्तों मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें कई कंसेप्ट और कई अलग अलग संकल्पनाओं पे हम बातें करेंगे। और इसी सीरीज में मैंने पहला टॉपिक लिया है लोकतंत्र क्या है, और भारत में लोकतंत्र की दशा और दिशा और उसकी चुनौतियाँ क्या है। मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन चूँकि जो महत्वपूर्ण समस्या आ रही थी, जो मैं साक्षात्कार कार्यक्रम चला रहा हूँ, उसमें एक महत्वपूर्ण दिक्कत आ रही है कि एक सरल शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में चीज़ों को कैसे अभिव्यक्त किया जाए। और एक और जो बड़ी मेजर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सभी जगह घूम फिर करके आ जाते हैं और वहाँ स्पष्टता नहीं होती है। और ऐसा ही मैंने महसूस किया बहुत सारे सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैं उनसे बुनियादी सवाल जब पूछता हूँ कि लोकतंत्र क्या है और उसके डायमेंशन, और फिर जब वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात आती है तो सामान्यतः विद्यार्थी जो है बहुत असहज और असहाय सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जो बेसिक समझ मैंने देखी है वो यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है। जैसे एक सामान्य सी समझ जब किसी विद्यार्थी से पूछते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, तो वो लिंकन की जो डेफिनेशन है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, ये लोकतंत्र है। अंग्रेजी में फिर इसे कहते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और सामान्यतः आप सब भी जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसी तरह से आप लोकतंत्र को डिफाइन करते हो जब आपसे पूछा जाता है। तो इसके भीतर कोई गहरी बात नहीं होती। एक सामान्य सी बात पूछने के लिए तो आपसे साक्षात्कार में पूछा नहीं जाता है। ये बात विशेषकर मैं उन विद्यार्थियों की जैसे जो मुख्य परीक्षा और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वहाँ भी ये चीज़ आती है कि वो एक डेप्थ नहीं आ पाती है। इसीलिए बुनियादी तौर पर आपको ज़रूरत है कि आपको चाहे आप सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप सोशल साइंस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या सामान्य नागरिक के तौर पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का बुनियादी अर्थ क्या है और लोकतंत्र की स्टेजेज क्या क्या है, और भारत में लोकतंत्र की वर्तमान में दिशा और दशा और दिशा कहाँ है, और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इनके लिए कुछ छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स मैंने लिखी है। बाकी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि बोल के ही आपको स्पष्ट करूँ इस बात को। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि डेमोक्रेसी है क्या, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और बहुत पीछे जाएंगे हम तो लगभग ये मान के चलो कि लगभग 300 ईसा पूर्व अरस्तु के काल में अरस्तु ने जो थ्योरी दी है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उन्होंने उस जो है पूरी शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा। एक कि आखिर जो शासन व्यवस्था है उसमें सत्ता या भागीदार कौन हो। तो जैसे अगर एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जाता है तो उन्होंने कहा इसे मोनार्की सिस्टम, आप इसे राजतंत्र भी कह सकते हैं या अधिनायक तंत्र भी कह सकते हैं। अगर कुछ लोगों का, कुछ कुलीन लोगों का, कुछ अभिजन लोगों का अगर शासन है तो उसको उन्होंने नाम दिया एरिस्टोक्रेसी। और अगर सभी लोगों का अगर शासन में भागीदारी हो और सब लोगों के द्वारा शासन हो तो फिर उसे नाम दिया जाता है डेमोक्रेसी। तो मोटे तौर पर ये जो शासन का वर्गीकरण जो अरिस्टोटल द्वारा दिया गया था, अभी तक भी इसे मोटे मोटे तौर पर इसी क्लासिफिकेशन को मान्यता प्राप्त है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि लोकतंत्र अगर सभी लोगों का शासन है तो क्या सभी लोग शासन की प्रक्रिया में, शासन का मतलब होता है नीति का निर्माण करना, नीति का क्रियान्वयन करना और विधि जो न्याय देना, इन तीनों के भीतर क्या सभी लोगों की भागीदारी हो। तो सभी लोगों की इन तीनों ही चीज़ों के भीतर अगर सीधी भागीदारी होती है तो इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटी, मतलब कुछ लोगों की, जहाँ 1000-2000 जगह हो, जैसे उस समय जो अरस्तु के काल में जो नगर राज्य होते थे, पोलिस कहते थे, वो उनकी जनसंख्या इतनी 5-7 हज़ार होती थी, तब इस बात की संभावना हो सकती है। हालांकि तब भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी है, तो हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि हमारा जो ग्राम सभा है और नगरीय निकायों के अंदर जो अनुच्छेद 243 में जो वार्ड सभाएँ हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे आप सब जानते हो दोस्तों कि उनका हाल क्या हो रखा है, ग्राम सभाओं की क्या स्थिति है, तो उसे बाकी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, लेकिन वो एक अलग मुद्दा चला जाता है। तो क्या किसी देश के भीतर ये जो लोकतंत्र जो अरस्तु बताता है, क्या ये संभव है?
तो निश्चित तौर पर जैसे हम भारत के 140 करोड़ या 150 करोड़, अभी तो क्लियर डेटा भी नहीं है हमारे पास में, तो क्या डेमोक्रेसी संभव है कि सब लोग मिलकर के हम कानून बनाए, सब लोग मिलकर के हम कानून का क्रियान्वयन करें और विधि मतलब न्याय दे? तो संभव नहीं है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे फिर एक नई संकल्पना ली कि आखिर इस लोकतंत्र को चलाया कैसे जाए। तो एक नया कंसेप्ट आया, वो आया प्रतिनिधि लोकतंत्र। मतलब इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के द्वारा कुछ उनका नेतृत्व कुछ प्रतिनिधि करे। अब ये प्रतिनिधि कैसे इसका नेतृत्व करें, ये देखने वाली बात है कि वो किस तरह से उनका नेतृत्व करें। तो यही चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जो बात आई वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात आई। तो इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसी को, क्योंकि ये भी ज़्यादातर विद्यार्थियों को ऐसा महसूस होता है जब मैं उनसे बात करता हूँ मेरे पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम के दौरान। तो इसकी भी एक बेसिक और बुनियादी समझ उन विद्यार्थियों के बीच नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हम एक एक को लेते हैं कि ऑफ द पीपुल, इसका मीनिंग क्या है? जनता का मतलब क्या? जनता का, पूरी जनता का, या प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात हो रही है? तो जनता का ये जो डेफिनेशन है, ये बेसिकली प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए कही गई है। और इसमें जो जनता का मतलब है वो है जनता के सभी वर्गों का, एक तरह से जनता का एक होलिस्टिक दृष्टिकोण, होलिस्टिक प्रतिनिधित्व है। सभी वर्गों का मतलब होता है अल्पसंख्यक वर्ग का भी हो, सभी भाषाओं का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, गरीब का, अमीर का, शिक्षित का, सब वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर किसी शासन व्यवस्था के भीतर अगर हम ला पाए तो इसे हम जो है जनता का हम कहते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जो हमारा इलेक्शन मेथड है इंडिया के भीतर, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसके लिए भी एक इलेक्शन मेथड अपनाया गया था, आपको पता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड। वो थोड़ा अलग कहानी है, लेकिन इसे देख सकते हो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसे उसका एक फॉर्मूला होता है। लेकिन उसे जब आप देखेंगे तो उसके भीतर यही कंसेप्ट है कि अलग अलग वर्गों का उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में उन प्रतिनिधित्व आ जाए। तो जनता का मतलब होता है कि उनका प्रतिनिधित्व हो उस तरह से जो है। और दूसरा चीज़ होता है बाय द पीपुल, नहीं है, जनता का मतलब उनके प्रतिनिधि, सब वर्गों का प्रतिनिधि हो। और जो बाय द पीपुल कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि ये जो प्रतिनिधि का निर्वाचन हो, सब प्रतिनिधि तो आए लेकिन जो प्रतिनिधि चुने जाए वो जनता के द्वारा चुने जाए। और यहीं से आपका चुनाव का मेथड आ जाता है। भाई आखिर इनका चुनाव हो, ये इलेक्शन हो, जनता के प्रतिनिधित्व हो, लेकिन हो कैसे? बाय द पीपुल, इलेक्शन हो। तो कौन एमएलए होगा, एमपी होगा, मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, ये जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए। तो बाय द पीपुल। और फिर होता है फॉर द पीपुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जाए कि फॉर द पीपुल का मतलब क्या होता है, तो फॉर द पीपुल का मतलब होता है इसे कहेंगे लोगों के लिए। इसे और भी सही शब्दों में कहें कि शासन व्यवस्था ऐसी हो जिसका अंतिम उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, मतलब वो लोक कल्याण के लिए हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि फॉर पीपुल हो, मतलब जो शासन व्यवस्था का स्वरूप हो वो गुड गवर्नेंस बेस हो, सबका उसके भीतर समावेश आना चाहिए। तो आखिर शासन किसके लिए काम करे? तो जनता के लिए काम करे, लेकिन कैसे काम करे? गुड गवर्नेंस के तौर पर उन्हें काम करें। तो एक डेफिनेशन हम थोड़ा डिस्कस करें कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए क्या है। तो जनता का मतलब सभी का प्रतिनिधित्व आए, जनता के लिए वो प्रतिनिधित्व जनता द्वारा चुना जाए, और फिर शासन व्यवस्था जो काम करे वो जनता के लिए करे। लेकिन इन सब के भीतर फिर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी 3 लेयर होते हैं। और इसी से हम समझ सकते हैं कि भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो किस जगह स्टैंड करती है। तो जो सबसे नीचे का स्तर होता है, जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं इसे, तो सबसे नीचे का जो स्तर होता है वो होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, और हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो सबसे नीचे होगा। ये सबसे नीचे का लेवल है। इसके भीतर बेसिकली सारा जोर इस बात पे होता है कि शासन का जो निर्माण है, जो सरकार का निर्माण है वो कैसे हो, मतलब चुनाव कैसे हो, ईवीएम का मुद्दा कैसे है,
वोटर लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान को बढ़ाया जाए, सभी का मतदान उसमें नामांकन जोड़ा जाए। तो पूरा का पूरा जो लोकतंत्र का मतलब समझ लिया जाता है कि जैसे चुनाव ही लोकतंत्र है, और आप जितने भी विकासशील और जो अविकसित देश है उनमें आप इसी तरह के लोकतंत्र की आप स्थिति देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी, मतलब विमर्श मूलक लोकतंत्र। और ये डिस्कोर्स ओरिएंटेड जो डेमोक्रेसी है इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब होता है कि जो शासन के 3 पार्ट थे, नीति का निर्माण करना, नीति का क्रियान्वयन करना और न्याय, इन तीनों ही प्रक्रियाओं को जो जनता है वो विमर्श के द्वारा प्रभावित करे। मतलब उन जनता का उसमें विमर्श आए, सीधी भागीदारी ना आए लेकिन उनका विमर्श आए, अलग अलग तरीकों से जनता इनके निर्णय को प्रभावित करे, एक वॉचडॉग का काम करें। आप देख सकते हैं बहुत जगह आप विकसित देशों में तो आप कई बार आप थोड़ा सा अगर आप न्यूज़ को बहुत गौर से देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि हर नीति निर्माण में आप जनता एक ओपिनियन देती है और वो कैंपेनिंग चलाती है। हमारे यहाँ भी आप निर्भया केस में देख सकते हैं कि जनता ने एक कैंपेनिंग चलाया। आजकल ट्विटर पर अलग अलग जो कैंपेनिंग चलती है वो भी एक उसी का पार्ट होता है कि जनता उसको थोड़ा थोड़ा प्रभावित करने की कोशिश करती है। जनता ये चाहती है कि उनके विमर्श की भी हिस्सेदारी हो निर्माण में, नीति निर्माण में, क्रियान्वयन में और न्याय में भी। न्याय प्रक्रिया के भीतर भी कई बार आपने देखा होगा न्यायिक निर्णय है वो जनता के जो दबाव होता है, उसका जो विमर्श होता है, उसका प्रभाव देखा जाता है। इसमें भी कई तरह की हिस्सेदारी होती है, जैसे PIL को आप ले सकते हो, कई बार चिट्ठियाँ लिखते हैं, कई बार कैंपेनिंग चलाते हैं। ये सारा का सारा जो है वो डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है। और तीसरा होता है वो होता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सरकार के निर्माण में नहीं या उसकी नीतियों में डिस्कोर्स के तौर पर ही नहीं, बल्कि नीतियों के क्रियान्वयन में भी, उनके एग्जीक्यूशन में भी जनता की हिस्सेदारी और पार्टिसिपेशन हो। मतलब जनता इनएक्टिव नहीं कि ऐसी एक्टिवली हर स्तर पर पार्टिसिपेट करे। तो डेमोक्रेसी का जो लेवल है, जो नीचे की लेवल की जो डेमोक्रेसी है वो जो डेमोक्रेसी होती है वो आपका प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होती है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के बाद में डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी होती है और उसके बाद में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होती है। तो किसी भी देश के लोकतंत्र पे जब हम जवाब दें तो हमें बहुत क्लियरिटी के साथ में ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस में यहीं फंस जाते हो। तो इसमें अगर आपको क्लियरिटी हो तो आप बता सकते हो कि सर हमारे देश के भीतर अभी जो लोकतंत्र है वो यहाँ पर है, अभी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के लेवल पे है। हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी पे जाते हैं। हमारे कुछ कंसेप्ट है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के, जैसे सोशल ऑडिट है, RTI है ना, सिटीजन चार्टर है। तो ये है, लेकिन वो उस स्तर तक सक्सेसफुल नहीं है। तो आपके आंसर्स में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी अगर आप लोकतंत्र की ये बारीकियां और कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो। तो सवाल बस यही आ जाता है कि भारत में लोकतंत्र की दशा और दिशा को इस पैरामीटर से समझा जा सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो निर्वाचन का तरीका वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब उसके भीतर ऑफ द पीपुल जो है वो लगभग गायब है। फॉर द पीपुल आपका बाय द पीपुल पर ज़्यादा फोकस है, और फिर फॉर द पीपुल है वो भी लगभग मिसिंग है अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी को देखें तो इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके भीतर कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं कि इसकी चुनौतियां क्या है। तो ऐसे तो बहुत सारे आप लंबा चौड़ा अगर आप देखेंगे तो लेख लंबे चौड़े मिलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बुनियादी तौर पर कुछ बात रख रहा हूँ कि एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जो लोगों के भीतर डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस का अभाव होना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों अभाव है, तो फिर इसके रूट कोज में बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। पॉवर्टी है, आप मलन्यूट्रिशंस है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, आपका जो इलिटरेसी बहुत बड़ी है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी जो है अलग अलग वाद जो इज्म लग जाते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, तमाम तरह के जो इज्म है, ये सारा का सारा हमारी जो एक कॉन्शियस है जनता की, जो डेमोक्रेटिक कॉन्शियस है, उसको नीचे दबाने का काम करते हैं। और ये एक बड़ी चैलेंज है कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ है। और दूसरी खामी होती है वो व्यवस्थागत खामी होती है, जिसमें आप जो हमारी
ब्यूरोक्रेसी है, विशेषकर ब्यूरोक्रेसी जो हम ब्रिटिश लीगेसी के कारण उनका एक यथास्थितिवादी दृष्टिकोण है, जनता से एक उनमें अभिजनवादी एक दृष्टिकोण है। बहुत सारा हमारा इलेक्टोरल प्रोसीजर और करप्शन एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो जुडिशरी का जो मैकेनिज्म है, बहुत डिले जो जस्टिस देना है वो सारा इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसे 2 भागों में बांटें। आपसे फिर लास्ट में होता है कि आखिर हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी और फिर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये सजेशंस आपके की पॉइंट होते हैं जो आपको बताना होता है, और उसमें आप कुछ ऐसे तरीके बताइए। विशेषकर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सजेशन होता है, जैसे ग्रामसी ने कहा है, सिविल सोसाइटी वाला। सिविल सोसाइटी जो होती है वो जनता के कॉन्शियसनेस को जगाने में, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसलिए एक एग्जांपल आप सिविल सोसाइटी को प्रमोशन का बताइए, कैसे वो बढ़ सकती है। उसके फिर अलग अलग तरीके हैं, उनको थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए। और आरटीआई को मजबूत करना, आरटीआई के प्रति जागरूकता लाना, इसी तरह से सोशल ऑडिट जो है उसको हम प्रमोट करें, उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाएं, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें। सिटीजन चार्टर जैसे कंसेप्ट से लोगों में एक कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है। कुछ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हम लोगों में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, संचार माध्यमों से भी चलाएं, लेकिन नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, ये सब चीज़ें हैं। और जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं लोगों की, उनको पूरा करने पे अगर हम फोकस करें, जब सरकार फोकस करे, तो निश्चित तौर पर ही डेमोक्रेसी का जो हमारा लेवल है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से फिर डिस्कोर्स मूलक और फिर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ भारत में जो हम बढ़ने की जो हमारा एक सपना है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक मैंने कंसेप्ट दिया है, और अगर आप हमारा इंटरव्यू कार्यक्रम ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे मैंने एक व्यवस्था दी है, हर मंगलवार और शुक्रवार को 1:30 बजे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के लोक प्रशासन विभाग में, जहां मैं हूं, वहाँ मैं 1-to-1 मिलता हूँ। लेकिन उस पर आप इस नंबरों पे थोड़ा सा आप पहले से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। लेकिन हमारा जो साक्षात्कार कार्यक्रम अभी चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का और RSE और सिविल सर्विसेज का, तो वो एक साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया है उसको, जिसमें 1-to-1 प्रोग्राम्स है, जिसमें ओरिएंटेशन है, बोर्ड टीचिंग है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में मॉक इंटरव्यू रखते हैं, एक्सपर्ट से मीट्स रखते हैं। सिविल सोसाइटी जो सिविल सर्विसेज वाले में थोड़ा हम इनके अलावा थोड़े इश्यूज बेस्ड जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज और जो सिविल सर्विसेज की जो इश्यूज है उस पर कुछ हम ग्रुप डिस्कशन टाइप का हम रखते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पे है। एनरोलमेंट के लिए हमने एक व्यवस्था की है, और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी डालते रहते हैं। CB कैंपस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं, और आप डिटेल जानकारी लेना हो तो ये 7412902955 पे आप लीजिए मुझसे। अगर दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है विशेषकर इस संबंध में इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई विशेष बात पूछने की, तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं 9887898181। मैं आपको रिवर्ट करूंगा उसका कि मैं कब आपसे बात कर सकता हूं। तो मैंने आज एक सीरीज़ शुरू की है अलग अलग। मैं आने वाले समय में और अलग अलग जो संकल्पनाएं हैं उस पर कुछ संक्षिप्त बात मैं रखूंगा। आप ज़रूर एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या इस तरह की सीरीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, और क्या आज का ये जो लोकतंत्र का जो विचार है वो आपको किस हद तक आप उसको समझ पाए हैं, क्या आपकी समझ को बढ़ाया है, तो कमेंट करके बताइएगा। अभी तो हम काफ़ी लंबा बता दिया है, जितना मैंने सोचा उससे ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए दोस्तों, नमस्कार।